The velocity of sound through medium may be assumed to depend on the density of the medium, modulus of elasticity. If the dimension for elasticity are m1 l minus 1 t minus 2 deduced by the method of dimension, the formula for the velocity of the sound, आपको velocity of sound का बेटा formula निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं velocity is proportional to density raised to a e raised to b. e raised to a क्या represent कर रहा है? Elasticity, right? तो this proportion sign को हमने replace किया है के, so we can say v is l1 t minus 1 is equals to k. k is the dimensionless. डेंसिटी का हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो m1 l raised to minus 3 और उसकी पावर आ गई a. देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा? m1 l minus 1 t minus 2 raised to b. देन ये हो जाएगा m raised to a l raised to minus 3 और यहाँ पर आ जाएगा m raised to b l raised to minus b t raised to minus 2b. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। आगे देखो, अब यहाँ पर समझो ये m raised to a है और यहाँ पे m raised to b है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m raised to a plus b हो जाएगा. देन ये है l raised to minus 3 और ये है minus b, तो ये हो जाएगा l raised to minus 3 minus b और यहाँ पर t raised to minus 2b और यहाँ पर भी क्या है? t raised to minus 2b है. क्लियर है? ठीक. अब समझो यहाँ पर हमारे सामने है m0 l1 t minus 1, तो बेटा a plus b is equals to 0 लेंगे, minus 3 minus b is equals to 1 लिखेंगे और minus 2b is equals to minus 1 लिखेंगे. इसको कंपेयर करेंगे तो देखो minus 2b is equals to minus 1 पे से हमारे पास में आ गया b is equals to 1 by 2, a is equals to आ जाएगा minus b और minus b को रिप्लेस करेंगे, b is equals to 1 by 2, तो minus of b तो minus 1 by 2 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? minus 1 by 2 और वेलोसिटी हो जाएगी k टाइम्स ऑफ rho raised to a e raised to b. तो rho raised to a की वैल्यू कितनी आ गई? minus 1 by 2 और e raised to b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 2. ठीक है, तो ये देखो अब 1 by 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ e और स्क्वायर रूट ऑफ rho. यस. तो -1 by 2 होने की वजह से, ये -1 by 2 होने की वजह से क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ e बाय rho. बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Assuming that the frequency of a vibrating string depends upon the load F applied, length of the string and mass per unit length, prove that nu is equals to 1 by 2l square root of f by m. अब यहाँ पे ये समझना, ये जो m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो समझो न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f रेज़ टू a. देखो कहा जा रहा है डिपेंड्स ऑन द फोर्स, डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डिपेंड्स ऑन द मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m. तो f रेज़ टू a, l रेज़ टू b और m रेज़ टू c. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? पहले तो ये समझो. नो सर। नो सर. तो ये जो न्यू है क्या है? ये न्यू, इट इज नॉट v, ये ध्यान रखना. फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप चाहो तो f से रिप्रेजेंट कर सकते हो या न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यू. ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है ये क्या होती है? 1 by t होता है. क्या होता है? 1 by t. तो इसको हम t raised to minus 1 लिख सकते हैं डायमेंशन में. क्या लिख सकते हैं? t raised to minus 1. t raised to minus 1. तो देखो ये लिखा बेटा t raised to minus 1 is equals to k times of f raised to a. तो f मतलब फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t minus 2 होता है. लेंथ का डायमेंशन होता है l raised to b और मास, तो मास पर यूनिट लेंथ m1 l raised to minus 1 और उसकी पावर आ गया c. फिर t raised to minus k is equals to, ये k तो डायमेंशनलेस है, इसको हटा ही देता हूँ मैं अभी. ठीक है, और m raised to a, l raised to a, t raised to minus 2b और ये है l raised to b, then m raised to c और l raised to minus c. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले. नो सर. नो नो डाउट. सर। अब मास वाले को ऐड करो, तो ये m raised to a है और ये m raised to c है, तो m raised to a plus c हो जाएगा और यहाँ पे l raised to a और यहाँ पे l raised to b है, तो l raised to a plus b और ये माइनस c, तो l raised to a plus b minus c आ जाएगा. देन यहाँ t raised to minus 2a, यहाँ आया t raised to minus 2a. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले. नो सर. नो डाउट। नो सर. ठीक है, अब आगे देखो, तो ये a plus c is equals to 0, a plus b minus c is equals to 0 और minus 2a is equals to minus 1. तो देखो 1 minus 1 is equals to minus 2a, तो a is equals to हो गया 1 by 2. फिर a plus c is equals to 0,
तो C इज इक्वल टू है -1/2 और A और C की वैल्यू आ गई तो हमें B मिल जाएगा। क्लियर है? Yes. बोलो यहाँ Yes. तक कोई डाउट है तो बताओगा। खुशी, No sir, no doubt. खुशी, सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। No, sir, no doubt. विनीत। Next question is the density of a material in CGS system is 8 gram centimeter cube inverse. In a system of units in which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram. What is the density of the material? आपको क्या निकालना है? Density of the material निकालना है, ठीक है? और हमारे पास में है N1U1 is equals to N2U2. N1U1 equals to N2U2. तो हमें निकालना है बेटा N2 की वैल्यू। क्या निकालनी है? N2, ठीक है? तो M2 को क्या लिख देंगे? N1U1 by U2 लिख देंगे, तो इज इक्वल हो जाएगा N1 into U1 by U2। अब N1 की वैल्यू तो ये है आपकी 8, N1 कितना है आपको गिवन है 8। अब U1 और U2, तो U1 में आप समझिए यहाँ पर 1G होगा और 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? तो देखो डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, तो क्या होता है M1L⁻³ तो देखो ये मास है उसका ⁻⁴ और ये वॉल्यूम है उसकी ⁻⁻3। बोलो यहाँ तक क्लियर है पहले ये स्टेप? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आगे देखो, आगे है कि हाँ कविश, अब यहाँ पे सर समझो। हमें हमेशा N2 ही बोलना, N2 ही निकालना होता है। डिपेंड करता है बेटा, अगर आपको मान लो आप N1 को अगर आप लेके चल रहे हो जो गिवन है, अगर आप उसको N1U1 लेके चल रहे हो तो N2U2 निकालना होता है, और अगर मान लो आप उसको N2U2 लेके चल रहे हो तो N1 निकालना होता है। जनरली हम लोग N2 को ही हम कंसीडर करके चलते हैं कि हम उसे निकाल रहे हैं सेकंड वाले को। सर, हाँ बोलो यशवी। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड फिर दिखाओ ना। ओके सर। ठीक है चलो देखो, अब यहाँ पे समझो आपको दिया गया है N1 8 ग्राम पर सेंटीमीटर पे, तो मास को ग्राम में मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, इतना तो क्लियर है, ठीक है? दूसरा Yes, क्या sir. गिवन है कि मास जो है वो कितना है 20 ग्राम है और लेंथ कितनी है तो 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम लिख देंगे कि M2 की वैल्यू 20 ग्राम है और L2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो N2 इज इक्वल क्या लिखेंगे? N1 आपको गिवन है, N1 आपको गिवन है 8। अब M1 की वैल्यू 1 ग्राम आ गई, M2 की वैल्यू 20 ग्राम आ गई, L1 की वैल्यू 1 आ गई, L2 की वैल्यू 5 आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो 1/20 और यहाँ 1/5⁻³ तो 8 into 1/20 into 5⁻³ ऊपर लाएंगे तो 5:3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 50। सर ये N1 कैसे वो वापिस है? हाँ ये M1 वाला एक्सप्लेन करो ना सर। N1 में बेटा आपको ऑलरेडी ये गिवन है ना 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये N1 हो गया और ये वाली उसकी यूनिट है वो U1 हो गई। तो यूनिट क्या है? तो 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये देखो 1 ग्राम और ये 1 सेंटीमीटर। सर, बोलो बेटा। सर ये N1 और N2 क्या रिप्रेजेंट करता है? N1 और N2 रिप्रेजेंट करता है नंबर्स, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको। ओके सर। सर, हाँ बेटा बोलो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है बेटा कि डेंसिटी गिवन है सीजीएस सिस्टम के अंदर। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। गुड, तो ये आपको गिवन है सेंटीमीटर और ग्राम के अंदर। यस सर। अब ये डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और उसका डायमेंशन अगर हम निकालते तो M1L⁻³ आएगा। यस सर।
अब आपको ये 8 जो दिया है वो आपको N1 दिया है, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका एक सिस्टम है यूनिट का, ठीक है। तो ग्राम जो है वो उसको हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि वो मास को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, और सेंटीमीटर का हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है ये 8 ग्राम आया आपका N1, और U1 आया आपका लेंथ L1, और यहाँ पर सॉरी U1 में आया आपका मास 1 ग्राम, और ये आया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर, मतलब हमें यही बताना है ना कि अगर 20 ग्राम मास और 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसमें N2 की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल वही बताना है, तो उसकी डेंसिटी ओके कितनी सर, होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो एक बार। चलिए देखिए, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू हमारे पास में है a टाइम्स ऑफ sin ओमेगा t माइनस kx, t and x stands for the time and x represent distance, obtain the dimension formula for omega and k। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब ये जो पूरा है ये बेसिकली क्या है आपका एंगल होगा कोई ना कोई, ओमेगा t माइनस डायमेंशनलेस। kx, यस ठीक है। तो जब साइन थीटा, तो थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो हम अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो क्या हम थीटा को k ओमेगा t माइनस kx के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। तो Yes, जब sir. आप इसे कंपेयर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा t माइनस kx इक्वल टू 1, 1 इज फॉर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू 1, इस अब चीजें वो डायमेंशन इसकी होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगा, और के एक्स के इक्विवेलेंट भी हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 और के एक्स इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो 1 अपॉन टी आ जाएगा, और के की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ओमेगा आ रहा है टी रेज टू माइनस 1 और के की आ रही है 1 अपॉन एक्स, मतलब एल रेज टू माइनस 1। बोलो आया, समझ में आया, यस सर यस सर। सर यस कोई दिक्कत हो तो Yes, बताओ sir. यहाँ पे। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle has a displacement of 12 meter towards east and 5 meter towards north and 6 meters toward vertically upwards, find the magnitude of the sum of this displacement, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज समझ लो कि आपको दिया गया है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो बेटा ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट आ गया, ठीक है। देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन आ गई 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो 12 और 5 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। यस सर अब 13 ये उसके बाद बोल रहे हैं 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड भी है, तो ये 13 और ये 6, और इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो देखो 13 और 6, तो 13 का आया 169, 6 का आया 36, तो √205, तो हमें कितना आ गया 14.32 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, सर ये यस फिगर दी होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सर ये फिगर दी हुई होगी। कौन सी फिगर, फिगर बेटा खुद से बनानी पड़ती है। Next, prove that the angle between two vectors of equal magnitude is 2 pi by 3. The magnitude of the resultant is equal to either of them. क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, तो फिर मैं बताऊंगा क्या है इसमें। आपको कहा गया है prove that the angle between two vectors of equal magnitude is 2 pi by 3, मतलब दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज एक वेक्टर हो गया a और एक वेक्टर हो गया b, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, तो सेम है। दोनों के बीच में एंगल कितना है,
तो 2π/3, 2π/3 का मतलब कितना होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए मेरे को, मैं कि जिस बच्चे से पूछूं मुझे बताएगा। जामी, जामी अब यहाँ पे समझिए, रिजल्टेंट आपको निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। अब आपको कहा गया है कि a और b दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कैसा है, सेम है। तो आप चाहो a की जगह b रखो या b की जगह a रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने b को a से रिप्लेस कर दिया है, तो a की जगह a है, b की जगह a आ गया, तो a² + a² + 2a² cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे समझिए स्क्वायर रूट ऑफ a² + a² हो जाएगा 2a² + 2a² cos थीटा, तो 2a² कॉमन आ गया, 1 + cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2a cos θ/2। ठीक है, अब एक चीज समझो, एग्जाम के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी है, बिकॉज मैं आपको पहले भी ये समझा चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है r = 2a cos θ/2। दैट्स इट, डायरेक्ट ये स्टेप होगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, कितनी है 120, तो 120/2, तो 120/2 कितना हो जाएगा 60, तो cos 60। तो ये देखो 2a cos 60, मतलब 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये लंबा चौड़ा मेथड यूज किया है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में अगर आपको बताया जाए कि 2 वेक्टर्स एंड दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड यू नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट, तो आपको डायरेक्टली r = 2a cos θ/2 से स्टार्ट करना है। बोलो, समझ में आ गया? सर सब्जेक्टिव में भी पहले ही हम उसके थीटा की जगह 120 लिख देता तो हो जाता। किस में? सब्जेक्टिव मेथड में, हाँ सर, लास्ट स्टेप में भी अगर लिख देते अगर थीटा की जगह 120, 2a² + 2a² cos 120, हाँ लिख सकते हो, लेकिन मुझे वो प्रूव भी करना था ना कि इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा मेथड ही बता दिया था। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पर है r² = p² + q²। r² = p² + q²। So what is the angle between p and q? ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन p and q। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो, आपको जब गिवन है r² = p² + q² और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p and q, तो आपको डायरेक्टली आंसर इसका वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे पहले भी प्रूव कर चुके हैं कई बार। ठीक है, कि r² = p² + q² है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा आगे वाला जो पार्ट है वो 0 है, 2pq cos θ = 0 है। अरे r² जो हम लिखते हैं p² + q² + 2pq cos θ, तो ये वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कि ये 0 है पूरा पूरा, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं सर है। आप जो लिख रहे हो r² क्या आ जाएगा p² + q²। अब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा था फाइंड द एंगल बिटवीन द p and q। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ इसे। अब एक चीज समझो कि आपको पता है कि रिजल्टेंट r = वेक्टर p + q होता है, राइट? तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो वेक्टर r = p + q, तो क्या लिखेंगे? r² = p² + q² + 2pq cos θ। बट आपको यहाँ कहा जा रहा है कि p² + q² किसके इक्विवेलेंट है? तो r² के, तो हमने यहाँ पर r² रख दिया, ये r² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2pq cos θ = 0, cos θ = 0, तो cos θ की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये डायरेक्टली याद होता है कि r² = p² + q² अगर गिवन है, दैट मींस आपका थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है, बिकॉज p और q के बीच में एंगल 90 होगा, तभी आपका रिजल्टेंट r² p² और q के r² = p² + q² होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये Yes, चीज sir. हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन जब पढ़ा था तब भी आपको बताई गई थी, तो ये कुछ नया नहीं है इसमें। समझ में आ गया सभी को?
Yes, sir. यस Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है a is equals to 3 meter given है, b is equals to 4 meter given है. Show that how the displacement vector should be combined to get a resultant displacement of magnitude 7 meter, 1 meter and 5 meter. ठीक है, अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप 3 + 4 करोगे तो 7 होगा, 4 - 3 करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड अगर √4² + 3² करोगे तो 5 हो जाएगा. तो a + b आप तब कर सकते हो जब आपके a और b के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो, राइट. तो 7 मीटर कब Yes. आएगा, जब थीटा क्या होना हो चाहिए, 0. 4 - 3 = 1 तब होगा जब आपका थीटा की वैल्यू क्या हो, cos 180 - 1, तभी सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म आएगी. तो 4 - 3 1 हो पाएगा. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए. और 5 मीटर तब आएगी जब r = √a² + b² होगा, और वो कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो. तो ये तो हो गया शॉर्ट मेथड डायरेक्टली, जो आपको दिमाग से लगा के सॉल्व करना है. अब ये लॉन्ग मेथड देख लो, जैसे कि आपको गिवन है सब्जेक्टिव के लिए कि r = हमारे Sir. पास में है √a² + b² + 2ab cos थीटा. ठीक है, अब इसमें रिजल्टेंट बेटा आपको कितना गिवन है, तो 7 मीटर गिवन है. √a² + b², तो a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो √a² + b² + 2 times of a b cos थीटा. तो √16 + 9 कितना आ जाएगा, 25 प्लस 2 3 = 6 4 = 24, तो 24 cos थीटा. तो 49 = क्या आ जाएगा, तो 49 = आ जाएगा 25 + 24 cos थीटा. अब समझो 49 - 25, तो ये कितना आ जाएगा, 24, एंड 24 = क्या आ जाएगा, 24 cos थीटा आ जाएगा. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 0. बोलो यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर वो शॉर्ट मेथड वापस एक्सप्लेन करो. चलेगा बेटा, यही मेथड है, शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है. ठीक है, यही है, यही मेथड है जिसको हम शॉर्ट बनाते हैं, पर वो आपको मेंटली कैलकुलेशन होनी चाहिए तभी वो शॉर्ट होती है. चलो देखो नेक्स्ट. अब आपको 1 मीटर के लिए निकालना है, तो 1 मीटर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट r जो है उसके लिए 1 पुट करेंगे. देखो 180 डिग्री. ये रिजल्टेंट r है, उसके लिए 1 आप पुट करेंगे, इक्वल्स टू √a² + b² + 2 × 3 × 4, तो ये तो 12 cos थीटा. अब आप समझिए ये हो जाएगा 3² 9. सर यहाँ पे 24 होगा ना. अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 1 मिनट. हाँ, ये आएगा 24. तो 3² 9 + 4, तो ये 9 सर + वो 16 इक्वेशन भरा. 25 + 24 cos थीटा. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 = 25 + 24 cos थीटा. इसको इधर लाएंगे तो -24 हो जाएगा. -24 = 24 cos थीटा. तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. तो cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा 180 180 डिग्री हो. डिग्री. तो ये आपका हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तीसरा है 5 मीटर. तो यहाँ पर इसको लूंगा 5, ये आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 = 25 + 24 cos थीटा. तो ये गया, तो 24 cos थीटा = 0. तो cos थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो. 90 डिग्री. तीन एंगल हमें समझ में आ गए. Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है Yes. किसी को. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what angle the two forces a + b and a - b act so that the resultant is √3a² + b². at what angle, चलो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो.
At what angle the two forces A plus B and A minus B act so that the resultant is under root of 3A square plus B square. हमें एंगल फाइंड करना है. आपके पास फोर्सेस हैं A plus B and A minus B. तो हमने अज्यूम किया कि A plus B को X से रिप्रेजेंट कर दिया और A minus B को Y से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. और रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है? तो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पर देखो x की जगह a प्लस बी, y की जगह a माइनस बी प्लस 2xy cos थीटा. तो 2xy cos थीटा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह a प्लस बी, y की जगह a माइनस बी इंटू cos थीटा. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब यहाँ समझो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू cos थीटा. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले. यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताओगे. अब आप देख रहे हो ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab क्या हो जाएगा? कैंसल. ठीक है. बचेगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा. तो ये देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और रिजल्टेंट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, उसको कैंसिल करने के लिए स्क्वायर करेंगे. तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सामने हमारे पास में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा. अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 3a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर. और ये b स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे या फिर एक काम करते हैं a 2b स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस b स्क्वायर. तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये और ये खत्म. बचा गया 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा. अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अरे हाँ या ना? यस यस सर. तो अब ये और ये कैंसिल तो बचेगा क्या? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 बिकॉज़ ये ऐसा लिखा जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा. तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा. थीटा इक्वल्स तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Next question है the resultant vector of vector p and q is r. On reversing the direction of q, the resultant vector become s. Show that r square plus s square equals 2 times of p square plus q square. ये क्वेश्चन है बेटा. तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p plus q हमें क्या मिल रहा है? r. मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर r is equals to p plus q. ठीक है. ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q, अगर आप q की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर p माइनस वेक्टर q हो जाएगा. तो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है क्या? s. तो आपको प्रूव करना है कि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? वेक्टर r इज इक्वल टू आपको गिवन है p प्लस q, तो क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा लिख सकते हैं. क्या ये पहला स्टेप क्लियर है सभी को? यस यस सर. यस सर. अरे अब दूसरा समझो. s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p की cos थीटा. ये क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. अब आप क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे तो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ये हो जाएगा यस सर. और ये p Yes, स्क्वायर sir. प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो 2p स्क्वायर ये हो गया और ये 2q स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यस सर. यस ठीक है? तो रिजल्टेंट क्या आ गया? r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? यस अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? नो सर, नो डाउट. कोई डाउट है किसी को इसमें? सर. हाँ बोलो. सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना सर, ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला बता? r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या? r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा. हाँ सर, वो कैसे आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड.
और डिस्टेंस डायमीटर है, बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, the difference between the displacement of the body and the distance covered in a half a round. Okay, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। सर डी क्या है, डायमीटर? ठीक है, डायमीटर। हाँ, a body is moving with velocity 10 मीटर पर सेकंड in a circular motion. एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और जो सर्कल लिया है बेटा वो 2 मीटर का है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर है। ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर उसका है 2 मीटर। अब क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ अ राउंड। मतलब कि जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, तो इसमें द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ अ राउंड, मतलब यहाँ से शुरू करके जो बॉडी यहाँ पहुंचा होगा उस टाइम में, मतलब वो जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, वो फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट ये आपको निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन हाफ राउंड। मतलब कि अगर हम ये कहें कि अगर जब यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवल करना तब उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब यहाँ पहुंचा तब वेलोसिटी v2 है, तो मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया वो आपको फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा रहे हैं। ओके, अब समझो आगे। तो बेटा आपको एक चीज क्लियर है कि डायमीटर 2 मीटर है। अगर बेटा डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितनी आएगी इसकी? 1 मीटर आएगी। तो आप समझो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आया, मतलब यस ए से लेकर पी तक आप हाफ राउंड ले रहे हो, तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट बेटा 2 मीटर आया, बिकॉज आप शॉर्टेस्ट पाथ से जाओगे ए से बी पे, तो यस ठीक है। यस और अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन 2। मतलब ये पूरा सर्कल होता है बेटा, होता है कि नहीं? ये पूरा एक सर्कल है, यस और सर इसका हाफ Yes, राउंड, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, 1/2 Yes, इंटू 2 पाई आर। यस तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? पाई आर। और रेडियस कितना गिवन है आपको? तो रेडियस गिवन है 1 मीटर, तो पाई मीटर आएगा आंसर। क्या आएगा? पाई मीटर। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस यस सर। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपका डिस्टेंस 5 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 2 मीटर आ गया। ये क्लियर है सभी को? यस इसमें सर। किसी को कोई Yes, डाउट sir. बताओ जल्दी से। नो सर। क्लियर Distance is basically a circumference that you need to find, because आप ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये पूरा आप कवर कर रहे हैं, तो पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और उसका आधा आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो 2 पाई आर बाई 2 हमने 2 पाई आर का आधा ले लिया, तो हमें मिला पाई आर, और जिसमें रेडियस कितनी है? 1 मीटर है, तो पाई मीटर इज द आंसर। अब पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल की वैल्यू कितनी है? तो v2 माइनस v इनिशियल है आपका v1, तो v2 कितना आएगा देखो। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो कि v2 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपने उसे लिया 10, कितना ले लिया? 10। अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं है? तो एक को प्लस लेंगे तो Yes. दूसरे को क्या लेंगे? माइनस लेंगे, राइट? यस Yes, sir. हमने लिया v2 माइनस v1, तो 10 माइनस v1 की वैल्यू माइनस ऑफ 10, तो ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस प्लस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes. सर हाँ बोलो बेटा। सर हमने ये जो आंसर है सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस का निकाला, वो हमने पाई की टर्म्स में ही क्यों निकाला? तो तुम 3.14 मीटर लिख लो। और कौन सी टर्म में सर निकालते मतलब हो? न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल दे तो भी चलता ना? हाँ चलाओ ना, लो चलाओ। 2 से 2 का निकल गया, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 1 मीटर है, पाई की वैल्यू 3.1 हो जाएगा। लो खत्म। ओके सर। ठीक है,
पाई मीटर इसलिए बताया गया बेटा बिकॉज अगर एग्जाम में पाई मीटर लिखा हुआ आ गया ना तो आप सोचते रह जाओगे कि पाई मीटर आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पाई मीटर आपने आज तक जीवन में देखा ही नहीं होगा। यस सर। हाँ, इसीलिए बेटा वो पाई मीटर से निकाला जाता है, जिससे कि आप एग्जाम में अगर गलती से भी आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई मीटर आंसर आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पे दिया है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से बॉडी इज मूविंग विद बॉडी इज हैविंग अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अ बॉडी इज हैविंग अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड एस। क्या पूछा जा रहा है? एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड एस। सॉरी, आपको एंगल ऑलरेडी गिवन है, सॉरी गिवन है एंगल गिवन है फोर्स और डीएस के बीच में, वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमारे पास में वर्क डन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए? डॉट क्रॉस Dot प्रोडक्ट करना product. चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए? यशवी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए? यशवी, यस सर। इसीलिए तो बेटा वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट एस। तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है बेटा 10 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 500 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और 500, तो 500/2 कितना हो जाएगा? तो 250 जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है वेक्टर a इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b है 2i माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, वो निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ? सर एंगल तो दिया नहीं है। सर एंगल तो Perpendicular. दिया है 90। परपेंडिकुलर बोल दिया Perpendicular है तो तो एंगल तो 90 है। हाँ, वेरी गुड, चलो दिमाग चल रहा है मतलब सबका, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब आपका एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। 90। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि साला सही में नहीं दिया है। ठीक है, अब एक यहाँ पर चीज समझो कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट बी का। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट क्या फाइंड करना है, बोलो जल्दी से। प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट बी करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी Yes, करेंगे, sir. एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। 90 तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताओ? देखो, 0 जब आपको ए और बी के बीच में आपको एंगल दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है? एंगल 90 डिग्री दिया है। 90 तो देखो आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप, तो i इंटू 1 मतलब i इंटू 2i, तो 2 2j इंटू j तो -2, तो 2 -2 और 3k का तो कुछ है ही नहीं, किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो 0, तो 2 - 2 कितना आ गया? 0। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। समझ में आया? सर वो मॉड्यूलस से भी हो सकता। कौन सा मॉड्यूलस बेटा? नहीं बेटा, मॉड्यूलस कहाँ लगेगा, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है। ठीक है, मॉड्यूलस बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में लगेगा, डॉट प्रोडक्ट में नहीं लगेगा। सर। वो सर मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस p cos थीटा वो वाला। समझ में नहीं आया तो क्या पूछना चाह रहा है, फिर से बोल। सर वो a डॉट b इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a b cos थीटा वो वाला। तो ये और क्या किया है? वही तो है, ए बी कॉस थीटा ही है, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, अरे थीटा 90 है। हाँ सर वही पूछ रहा था सर। हाँ बेटा, सर यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते? क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर आपको अपने अहमदाबाद में घर में जाना है तो आप दिल्ली वाली ट्रेन तो नहीं पकड़ोगे, आप बीआरटीएस बस स्टैंड से ही घर जाओगे, बीआरटीएस पकड़ के, है ना।
इसीलिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेंगे बेटा। जिस चीज के लिए जो मेथड डिफाइंड है आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके। Find the unit vector parallel to the resultant vectors vector A equals to 2i cap minus 6j cap minus 3k cap and vector B आपको दिया है 4i cap minus 3j cap plus k cap minus k cap। तो find the unit vector parallel to the resultant of vector this। एक मिनट। हाँ चलिए, आपको क्या करना है बेटा, आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं वेक्टर ए एंड बी, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट है वही उसकी डायरेक्शन होगा। भाई ए और बी का Yes, sir. जो रिजल्टेंट है Yes, उसी की sir. डायरेक्शन, क्योंकि पैरेलल कहा गया है, और हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए और बी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में हो, मतलब कि उसके पैरेलल हो। ठीक है, और आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का बेटा सिंपल सा तरीका क्या होता है, मान लो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी बाय मॉड्यूलस ऑफ सी। तो सी कैप फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सी निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो वेक्टर सी का मतलब क्या हो, वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए हमारे पास में है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी है आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड किया तो हमारा ये वेक्टर सी आ गया। आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब ये वेक्टर सी आया तो मॉड्यूलस ऑफ सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 6 Yes, स्क्वायर sir. प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपका है रूट ऑफ 61। ये क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ सी आ गया, राइट। अब आपको सी कैप निकालना है, तो सी कैप क्या होता है, वेक्टर सी बाय मॉड्यूलस ऑफ सी। तो सी कैप आएगा वेक्टर सी बाय मॉड्यूलस ऑफ सी। तो वेक्टर सी हमारे पास ये है और मॉड्यूलस ऑफ सी ये है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 6 k प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c इज। तो अगर आपको कहा गया है कि ये जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अगर हम लिखें 1 इज इक्वल टू 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, तो हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। तो 0.25 प्लस 0.64 कितना होता है, 0.89 होता है। तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.89, तो क्या आ जाएगा 0.11। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। ये क्वेश्चन कई बार स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सर आपने स्क्वायर क्यों किया बोथ साइड? नहीं कर, तू ऐसे ही निकाल ले बिना स्क्वायर किए, निकाल पाएगा? बता, अगर मैं स्क्वायर नहीं करता तो तू निकाल लेता आंसर। रूट में नहीं आता सर। तो वही तो कह रहा हूं ना, अगर तू मैं स्क्वायर नहीं करूंगा तो तू आंसर निकाल लेगा। No. हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है सर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो फिर ओके सर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. नो सर। बेटा इसको लिखने का ये तरीका होता है, मान लो ये गिवन है, आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन जो है बुद्धि पता नहीं कहाँ रहती है तुम्हारी। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ax ay और az है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ए मॉड करेंगे आप, तो मॉड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिखेंगे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब हाँ। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा इसके बाद में, तभी आपका आंसर निकल पे आएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट ये करना होता है। पर सर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा था ना, इसलिए पूछा है। तो सब लिख देंगे ना, तो क्वेश्चन थोड़ी ना रहेगा वो। हाँ ओके सर।
सब थोड़ी ना दिया होगा कविश एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक की आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अब कल से तुम्हारा ग्राफ स्टार्ट होगा। ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराने थे कुछ डायमेंशंस वेक्टर्स के, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हो इसमें, इसलिए मैंने सोचा कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, जिससे कि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ओके सर। चलो ये क्वेश्चन है, ये भी देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are this। आपको देखो adjacent sides given है i cap plus 2j cap plus 3k cap and minus 3i minus 2j plus k cap, ये आपको गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ बता देता हूँ। वेक्टर ए गिवन है आपको 2i i cap plus 2j cap i cap plus 2j cap plus 3k cap, और वेक्टर बी गिवन है आपको minus 3i minus 2j plus k minus 3i minus 2j plus k। ठीक है, तो whose adjacent sides are this। अब आपको फाइंड आउट द एरिया पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप 1 2 3 -3 -2 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले। अरे हाँ या हाँ नहीं? यस सर। सर। अब सर, आपको सबसे पहले, हाँ बेटा, सब पैरेललोग्राम के यानी जो एरिया होता है वो L इंटू बी नहीं होता ना, हाइट बेटा इंटू बेस क्रॉस होता है। प्रोडक्ट है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ बेटा वेक्टर है ना ये। अब आप देखो यहाँ पर, अगर आपको आई कैप निकालना है तो आई कैप के लिए ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 × 1 और 3 × -2, राइट।